दोस्तों, आज से कुछ साल पहले तक यह किसने सोचा होगा कि जिस गन्ने से हमें चाय के लिए चीनी बनती है, उसी गन्ने से हमें वो ईंधन मिलेगा जिससे गाड़ियां चलेंगी। और वो गाड़ियां आज के डेट में चल रही हैं, हालांकि मिश्रित रूप से, यानी कि पेट्रोल प्लस इथेनॉल। तो हम वो इथेनॉल प्राप्त कर पा रहे हैं। लेकिन बात यह है कि इस पे सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि हाल ही फिलहाल में केंद्रीय मंत्री ने E85 ईंधन लॉन्च कर दिया, यानी कि 85% इसमें इथेनॉल होगा और 15% पेट्रोल होगा। अब आम लोग परेशान हैं, जिन्होंने कुछ साल पहले गाड़ियां खरीदी थी जो E20 के लायक भी नहीं थी, वो इस देश पे चल रही हैं। जिन्होंने E20 के हिसाब से गाड़ियां खरीदी, वो गाड़ियां भी अब लोगों को चिंता में आ रही, कहीं E85 अब हमें नया व्हीकल लेना पड़ेगा। तो बहुत सारी स्थितियां हैं, तो उस पर भी कुछ बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है। प्लस ये कितना फायदेमंद है, कितना घाटे का सौदा हो सकता है, सारी बातों को समझते हैं। तो सबसे पहले कि खबर क्या है। 5 जून को E85 ईंधन को राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण दिवस पर लॉन्च किया गया। पेट्रोलियम मंत्री हमारे हरदीप पुरी, उन्होंने लॉन्च किया। तो ये इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी का एक अपने आप में अगला चरण माना गया कि हम 2003 में जब इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी देश में शुरू किए थे, तो उस दौरान कुछ 9 राज्यों में शुरू किया गया था कि कुछ मात्रा में हम इथेनॉल मिलाएंगे और उससे ये होगा कि थोड़ी बहुत हमारी निर्भरता पेट्रोल पे कम होगी। लेकिन अभी हम वो 5% के टारगेट से तो काफी ज्यादा पहुंच चुके हैं। अब तो हम 85 देख रहे हैं। तो यही चिंता की बात भी है। अब दूसरी तरफ इसके लिए कहा जा रहा है कि ये आम गाड़ियों पे काम नहीं आएगा, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल के लिए। अब ये फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल क्या है, मतलब कि इस प्रकार से ये बना है कि खास प्रकार के जो मशीनरी चाहिए, टेक्निक चाहिए, वो सब इसमें है। तो ये काम करेगा E85 पेट्रोल के लिए। और E85 के लिए नहीं, मतलब कहने का मतलब ये है कि E20 से लेकर के E85 तक, यानी कि इथेनॉल चाहे 20 हो या उससे ऊपर जितना भी हो, और पेट्रोल हो, और उसी हिसाब से जितना भी ब्लेंड रहेगा उसी हिसाब से ये जो व्हीकल है समझेगा, एडजस्ट करेगा और ईंधन का दहन करेगा, गाड़ी चलेगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक और महत्वपूर्ण जानकारी कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो यूपीएससी का IAGS फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स आ चुका है, जो दिल्ली के करोल बाग और नोएडा की क्लासेस ही आपको लाइव ऑनलाइन मिलती हैं दृष्टि लर्निंग ऐप पर। तो 400 प्लस क्लासेस मिलेंगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, बुक्स मिलेंगी, करंट अफेयर का स्टडी मटेरियल मिलेगा, प्रीलिम्स के टेस्ट मिलेंगे, मेंस के टेस्ट मिलेंगे, आंसर राइटिंग की इसमें प्रैक्टिस भी आपकी होगी, एकेडमिक सपोर्ट भी मिलेगा। और ये सब कुछ आपको दृष्टि लर्निंग ऐप के माध्यम से मिलेगा। स्टडी मटेरियल आपके घर पहुंचाया जाएगा। आप कुछ अतिरिक्त जानकारी चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे क्लिक कर लीजिए, या फिर उस नंबर पर सीधे कॉल कर लीजिए 8750187501 पर। हम आते हैं हमारे टॉपिक पर कि इथेनॉल आखिर बनता कैसे है, यहां से शुरू करते हैं। तो देखिए, इथेनॉल बनता है, हमने कहा गन्ने से, तो सिर्फ गन्ने से नहीं, चावल से, गेहूं से, और बहुत सारे हैं जिसमें ग्लूकोज है, उससे बनता है। यानी कि हमें क्या चाहिए, ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज क्या है, इसी ग्लूकोज को हमने कह दिया C6H12OH। अब ये जब हम इथेनॉल बनाने की प्रोसेस किए तो हमें इथेनॉल मिलेगा, C2H5OH, एक प्रकार का एल्कोहल ही है, और दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड और उसके अलावा कुछ ऊर्जा। अब ये इथेनॉल लेकिन कैसे प्राप्त हुआ, बना कैसे? इसके लिए सबसे पहले हमें करना पड़ता है स्टेप नंबर 1, किण्वन, फर्मेंटेशन। जैसे आपने कभी दही बनाई होगी, जो दूध में कुछ मात्रा में थोड़ी सी दही डाले और अगले दिन वो पूरी दही बन जाती है। तो ये क्या हुआ, इसको किण्वन बोलते हैं। तो यानी कि एक बैक्टीरिया का हमने इस्तेमाल किया, वो बैक्टीरिया हमें नुकसानदायक नहीं था। यहां पे भी एक हम बैक्टीरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, शर्करा को तोड़ता है, ग्लूकोज को तोड़ता है, और ग्लूकोज को तोड़ के क्या करेगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वह हमें क्या देगा, अल्कोहल देगा। लेकिन अल्कोहल प्योर फॉर्म में नहीं रहेगा, उसके अलावा उसमें और भी चीजें रहेंगी। तो किया ये जाएगा कि आसवन किया जाएगा। आसवन मतलब क्या, अब जैसे पानी उसमें मिलाया, पानी मिलाने के बाद क्या किया कि टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, तो पानी जो है भाप में बदलता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन जो इथेनॉल होगा वो 78.37 डिग्री सेल्सियस पे ही भाप में बदलने लगेगा। तो हम आसवन का मतलब क्या है कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, हमें ये जो प्राप्त हुआ है किण्वन के बाद, और उसके बाद तापमान में अंतर होने की वजह से इथेनॉल पूरा अलग हो गया, क्योंकि पहले ही 78 डिग्री सेल्सियस पे उसका आसवन हो गया, भाप में बदल गया, फिर हमने उसको स्टोर कर लिया। तो हमें इससे 99.9% तक जो है अच्छी मात्रा का इथेनॉल मिल जाता है। अब अगली बात आती है कि इसके स्रोत की हम बात करें तो बहुत सारे हैं, जैसे गन्ना है, मक्का है, चावल, गेहूं, पराली, बांस, और अब तो शैवाल को लेकर के भी शोध हो रहे हैं। दरअसल ये शुरुआत से लेकर लास्ट तक में हम 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन में जाने का क्रम है। जनरेशन का मतलब क्या हो गया कि शुरू में हम आमतौर पर
इस प्रकार के उत्पादों का इस्तेमाल कर रहे थे जिसने पहली पीढ़ी का कहा गया, जो हमारे खाने पीने की चीजें थी। अभी देखिए फूड वर्सेस फ्यूल भी चल रहा है, तो हम जनरेशन 3 तक ऐसी जगह पे आ जाएंगे कि हम उन चीजों से बनाएंगे जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, यानी कि हमारे फूड को, हमारी थाली पे असर नहीं डालेंगी। यानी कि एक ही चीज जो हम अभी गन्ना है वो हमें खाने पीने के भी इस्तेमाल में आ रहा है उसके उत्पाद, और दूसरी तरफ वो फ्यूल के भी, तो वो लड़ाई खत्म हो जाएगी थर्ड जनरेशन में। तो क्या इन तीनों चीजों का मतलब है उसको एक तरफ से समझिए कि फर्स्ट जनरेशन में खाद्य फसल है गन्ना, मक्का, चावल, गेहूं। सरल प्रक्रिया में हम बात करें तो इसको बनाना बहुत आसान था, तो शुरुआत इसी से हुई। लेकिन ये गन्ना, मक्का, चावल, गेहूं हमें भी तो चाहिए, हम फूड सिक्योरिटी भी तो करना चाहते हैं, नहीं तो अगर ये सब इतना यूज होगा तो महंगाई भी तो बढ़ेगी। तो दूसरी तरफ यही फूड वर्सेस फ्यूल का मामला आया, जो 2G यानी कि सेकंड जनरेशन की जो हम फ्यूल है इथेनॉल की, उसमें सॉल्व कर पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे हम कृषि स्टिफ, जैसे पराली दहन का मुद्दा हर बार सुनते हैं, वही पराली से हम फ्यूल बना सकते हैं। तो पराली, बांस, लकड़ी का बुरादा ये हमारे खाने काम तो नहीं आएगा, लेकिन हम इससे फ्यूल बना सकते हैं। इसको सेकंड जनरेशन कहा गया। लेकिन चूंकि सेकंड जनरेशन इसलिए है क्योंकि एक तो अपग्रेडेड हो गया हमारे लिए, दूसरा ये महंगा लेकिन है, और हमें इस टेक्नोलॉजी को डेवलप अभी करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए पानीपत में एक 2G रिफाइनरी लगाई गई है सेकंड जनरेशन की। पराली से वहां पे 3 करोड़ लीटर प्रतिवर्ष हम उत्पादन इथेनॉल का हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे लेकिन तीसरी पीढ़ी की बात करें, ये उससे भी आगे है। यहाँ पे शैवाल और सूक्ष्म जीव पर आधारित है। शैवाल मतलब क्या? जलीय वनस्पतियां, आप पानी में जो जलीय पौधे छोटे छोटे देखते हैं, उससे फ्यूल बनाने की बात की गई है। अब जल, वाटर जो बॉडीज हैं हमारे देश में बहुत सारी हैं, उन वाटर बॉडीज पे हम इन वनस्पतियों को उगा करके फिर इससे फ्यूल बनाएं तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा। ये हम उत्पादन भी कर सकते हैं। अब जैसे हम बुरादे का कितना उत्पादन करेंगे, तो ये भी थर्ड जनरेशन जो है, लेकिन ये थोड़ी महंगी है, अभी रिसर्च प्रोसेस में है और इसको बनने में टाइम लगेगा। हम सेकंड जनरेशन तक तो आ गए हैं, तो फूड वर्सेस फ्यूल की जो लड़ाई है कुछ हद तक कम होगी। लेकिन चूंकि डिमांड बढ़ती जा रही है, हम E85 तक बढ़ते जा रहे हैं E20 से, तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि हमें बहुत ज्यादा मात्रा में इथेनॉल चाहिए। तो फर्स्ट जनरेशन से भी हम प्राप्त कर रहे होंगे इस वक्त, हो सकता है सेकंड से भी प्राप्त कर रहे हो सकता है फर्स्ट से ज्यादा प्राप्त कर रहे हो, सेकंड से कम प्राप्त कर रहे हो। हमें बैलेंस बढ़ाना होगा, हमें सेकंड की तरफ आना होगा। फिर अगली बात यहाँ पे आती है E85 वर्सेस E20 वर्सेस सामान्य पेट्रोल में एक अंतर समझिए। इथेनॉल मिश्रण सामान्य पेट्रोल में तो नहीं है। फिर उसके बाद अब आप सोचिए कि आज के डेट में सामान्य पेट्रोल गाड़ियों में मिलता है? कहीं भी नहीं मिलेगा, किसी पेट्रोल पंप पे नहीं, क्योंकि अभी अप्रैल 2026 से क्या कर दिया गया है, जरूरी कर दिया गया है। क्या जरूरी कर दिया गया है? E20 को कंपलसरी, तो ये रहेगा। बाकी 80% आपका पेट्रोल है। अब इसका जो ऑक्टेन नंबर है ये लगभग, इतना नहीं, 95% कहा गया है कि इसका ऑक्टेन नंबर रहेगा। ऑक्टेन नंबर का मतलब क्या हो गया कि जो इंजन में नॉकिंग होती है, देखिए इंजन काम कैसे करता है। इंजन में पेट्रोल है और हवा है, अब ये दोनों का मिश्रण हुआ, स्पार्क प्लग से हमने स्पार्क दिया, चिंगारी निकली, दहन हुआ यानी कि विस्फोट हुआ, विस्फोट हुआ तो पिस्टन चला, पिस्टन चला तो एनर्जी जो है वो गाड़ी को आगे बढ़ाने में मदद कर रही है। अब इसमें क्या है कि अब आमतौर पर यह होता है कि जो पेट्रोल है स्पार्क के बाद जलना चाहिए, कभी कभी स्पार्क के पहले जल जाता है, और जब स्पार्क के पहले जल जाता है तो वो यानी कि उतना बेहतर परफॉर्म नहीं करेगा, इंजन की दक्षता या एफिशिएंसी हम कहें कमजोर हो जाएगी, कम हो जाएगी, वो इंजन के लिए अच्छा नहीं है। तो जो ये ऑक्टेन नंबर है, रिसर्च ऑक्टेन नंबर, ये ज्यादा है, यानी कि इंजन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे ये 95 है और इसके पहले 91, 92 के आसपास, 90 के आसपास था। तो यानी कि हम RON तो ज्यादा अच्छा प्राप्त करेंगे, और इसमें ये कहा था कि 85 रहेगा, यानी जितना हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और ज्यादा इथेनॉल ब्लेंडिंग होगी तो जो ये नंबर है ऑक्टेन नंबर ये और ज्यादा होगा। लेकिन मैं दूसरी तरफ चिंताएं बता रहा हूं, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो अभी जो पुराने व्हीकल्स उसमें हमने क्या देखा, जो पेट्रोल का मार्ग है गाड़ी में वो खराब हो रहा है, पाइप खराब हो रही है, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें खराब हो रही हैं। तो उसको लेकर के कहा जा रहा है जो E20 वाले व्हीकल्स आए तो क्या किए कि उनमें बहुत सारे पार्ट्स पहले से उस हिसाब से तैयार किए गए। अभी E85 के लिए भी कहा जा रहा है स्टेनलेस स्टील और ऐसी चीजों का इस्तेमाल होगा जिससे जंग ना लगे उन पार्ट्स पर या कुछ पार्ट्स खराब ना हो। कीमत को लेकर हम देखें तो जो नॉर्मल पेट्रोल था, आपने देखा होगा E20 के पेट्रोल में क्या अंतर आया, नहीं आया होगा। लेकिन E85 में अभी जो 48 पेट्रोल पंप लॉन्च हुए हैं वहां पे पेट्रोल की कीमत 20 रुपए के आसपास कम दिखाई गई है। अब एग्जैक्टली क्या कीमत है वो देखिए, वो तो बदलती रहेगी, लेकिन 20 रुपए कम दिखाई गई, यानी कि सस्ता पड़ेगा ये कहा गया है। अब देखिए CO2 की हम बात करें
तो सामान्य पेट्रोल में सर्वाधिक होगा उत्सर्जन, इसमें कम होगा, लेकिन इसमें तो कह रहे हैं कि E85 में 61% तक जो उत्सर्जन है कम होगा। और दूसरी बात देखिए ना, जो इसको है E85 वाले जो इंजन है इनको फ्यूल फ्लेक्स व्हीकल कहा गया है। तो इसको ना ऐसे व्हीकल के बारे में के रूप में भी जाना जा रहा है कि जो इमिशन जीरो कर रहा है। अब इसका मतलब क्या है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। अब पार्टिकुलेट मैटर जो महीन कण होते हैं ना गाड़ियों से, कभी आप उसके पीछे खड़े हो तो आएंगे, वो आपके कपड़ों में भी लगेंगे, वो जो महीन कण है आपको नुकसान पहुंचाते हैं हेल्थ के लिए, वो नॉर्मल पेट्रोल में ज्यादा होंगे, E20 में कम होंगे, और इसमें कह रहे हैं कि लगभग शून्य होंगे, यानी कि बहुत मिनिमम। और वाहन अनुकूलता अभी तो E20 जो नॉर्मल था वो तो सभी के लिए था, E20 वाहन खास होंगे और इसमें केवल फ्यूल फ्लेक्स व्हीकल काम करेगा। और अंतिम बात, स्रोत की बात करें तो ये आयात करना पड़ता था और ये हम घर पे उत्पादन कर पाएंगे। लेकिन दिक्कत इस बात की है ना, बात जितनी सामान्य लगती है उतनी सामान्य है नहीं। अब यहाँ पे रिसर्च ऑक्टेन नंबर और फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल की जो तकनीक है वो अभी सामान्य नहीं हुई है। मतलब कि अभी लंबा समय लगेगा। 48 पेट्रोल पंप से क्या होगा, और अभी 48 पेट्रोल पंप तो बन गए E85 के लिए, उसके लिए फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल चाहिए। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल कुछ मॉडल, जैसे एक वैगनार है वो मॉडल दिखाया गया, हीरो की एक बाइक दिखाई गई, क्या बिक रही है, रास्ते में आ गई है, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो समय लगेगा। हम उस तरफ बस बढ़ रहे हैं, वहां जिस जगह पे हम पहुंचना चाहते हैं उसमें समय लगेगा। तो देखिए, एक आरओएन तो मैंने आपको बता दिया था, नॉक रेजिस्टेंट इंजन में फ्यूल का समय से पहले जलने को यह रोकता है। दूसरी बात, जो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल है इथेनॉल सेंसर उसमें लगा हुआ। अब चूंकि E20 से लेकर के E85 तक कितनी ही मात्रा में ब्लेंड हो, अलग अलग हो सकता है हर जगह पे, धीरे धीरे हो सकता है, बढ़े, एक साथ 85 ना हो। तो वहां पे क्या होगा कि वो देखेगा कितनी मात्रा में ब्लेंड हुआ है, उसमें एक पूरा ECU मेंबर, ECU रहेगा जो इंजन ब्रेन एक तरह से कह सकते हैं, वो समझेगा, एडजस्ट करेगा, और जितनी मात्रा में उसमें ब्लेंड हुआ है उतनी मात्रा में वो फ्यूल को इंजेक्ट करेगा। आमतौर पर क्या होता है, इसकी जो डेंसिटी होती है पेट्रोल से कम होती है, तो इसकी ऊर्जा क्षमता पेट्रोल की तुलना में जो इथेनॉल होता है कम होती है। आमतौर पर मैं एक उदाहरण दूं कि 1 लीटर जो नॉर्मल पेट्रोल है वो जितनी ऊर्जा देगा उससे वह ऊर्जा, उतनी ही ऊर्जा प्राप्त करने में, इतनी ऊर्जा अगर प्राप्त चाहिए करनी है तो 1.4 लीटर हमें इथेनॉल जलाना पड़ेगा। यानी कि डेंसिटी जो है इसकी कम होती है, जिसकी वजह से ऊर्जा यह कम देता है। तो इंजेक्टर बड़ा करना पड़ता है, इंजेक्टर बड़े आकार का होता है तो फ्यूल ज्यादा सप्लाई करता है, तब वो मैच कर पाता है उस एनर्जी को। ठीक है, तो अब उसके लिए स्टेनलेस स्टील, मैंने बोला वो सब चीजों की तकनीक की जरूरत होगी 85 के लिए। तो अब ये बहुत लंबा समय लगने वाला है। अगर हम पूरी यात्रा देखें तो हमने जो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है बीच में वह काम नहीं कर रहा था 2003 से जब वो शुरू हुआ था। उसके बाद हम देखें तो 2014 में हमने कुछ मात्रा में हासिल किया, फिर 2018 में हम 7% तक पहुंचे, और एक हमने नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी बना ली जिसमें हमने कुछ टारगेट सेट किए। तो हम देखिए, हम 2030 का टारगेट लेके चल रहे थे पहले कि 2030 में हम 20% इथेनॉल करेंगे, लेकिन कंपलसरी तो अभी हो गया। 2025-26 का टारगेट फिर रिवाइज हुआ, फिर 2022 में हम 10% तक तो पहुंच ही गए थे, फिर 2025 तक हम 20% के लक्ष्य तक पा गए, फिर 26 में हमने कंपलसरी कर दिया, फिर 26 में E85 आ गया। लेकिन अभी मैंने क्या बोला कि चीजें समय लेंगी। फिर आगे कुछ लोग कह रहे हैं कि 26% सरकार ला सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए ऐसा इस पर ऑफिशियली डेटा नहीं मिला है। तो यानी कि लेकिन संभावना जताई जा रही है। तो हम बहुत ज्यादा मात्रा में 1.84 लाख करोड़ का हम विदेशी मुद्रा भंडार बचा सकते हैं, ये बात कही जा रही है। 302 लाख मीट्रिक टन हम जो है ऑयल है उसका सब्स्टिट्यूट हमें मिल जाएगा इतनी मात्रा में, प्लस उसके अलावा संभावित वार्षिक बचत जो होगी देश में वो इतनी होगी। तो हम देखिए तो विदेशी मुद्रा भंडार, देश की बचत, हम ऑयल रिप्लेस कर पा रहे हैं, किसानों को फायदा, ये सारी बातें तो हैं। लेकिन जिनके पास गाड़ी है वो तो चिंतित तो हैं ही। तो फायदे, लेकिन उसकी तरफ एक तरफ ये भी सरकार की तरफ से बताया गया कि पेट्रोल सस्ता पड़ेगा, फिर उसके बाद आरओएन जो है वो इंजन की परफॉर्मेंस को बेहतर करेगा, और उसके अलावा शहरी क्षेत्रों में जो गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस वो बेहतर होगा परफॉर्मेंस की वजह से। और हम देशों की बात करें तो मुद्रा जो हमारा भंडार है वो बचेगा, आयात कम होगा, किसानों को फायदा होगा। आत्मनिर्भर भारत की हम बात करें तो एक घरेलू ईंधन की तरफ हम बढ़ेंगे, हम किसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रुकने से परेशान नहीं होंगे भविष्य में। अब ये क्यों कहा जा रहा है, क्या ऐसा सच में पॉसिबल है? तो इसके लिए एक उदाहरण दे देता हूं। देखिए 1973 में, ये याद रखिएगा मैं बता रहा हूं, 1973 में दुनिया में एक तेल संकट आया था, और वो तेल संकट ये था कि जो खाड़ी देश थे उन्होंने
तेल देने से मना कर दिया। मध्य एशिया के जो देश थे ज्यादातर दुनिया को तेल देने से मना किया, बड़ा संकट आया। अब एक तरफ जो था ब्राजील के पास ना पैसे थे ना तेल था, उसने बोला आत्मनिर्भरता तो हासिल करनी पड़ेगी। तो 50 साल से उनका चल रहा था इथेनॉल का प्रोग्राम। तो आज की डेट में ज्यादातर व्हीकल जो लाइट व्हीकल्स हैं ब्राजील में, वहां पे इथेनॉल बड़ी मात्रा में इस्तेमाल हो रहा है। इथेनॉल ही वहां का मुख्य ईंधन हो गया है। यानी कि E85 तो वहां नॉर्मल है, E100 भी कुछ व्हीकल है वहां पे। तो ये उपलब्धि जो एक एग्जाम्पल है दरअसल इस दुनिया में है, जापान और भी कुछ देश हैं जहां पे हमें एग्जाम्पल दिख रहे हैं। तो उसी की तरफ दरअसल भारत भी बढ़ना चाहता है। अब ईवी से भी हम कंपेयर करें तो ईवी को भी ज्यादा समय नहीं हुआ है, ईवी भी मार्केट में आ रही है। तो ईवी से तुलना में हम देखें तो खरीद लागत ईवी से कम है। बैटरी की हम बात करें तो उसमें खनिज आयात की जरूरत पड़ती है, इसमें नहीं है। तो मौजूदा पेट्रोल पंप पर अब यह है कि एक इसका इंस्टॉलेशन अलग तरीके से होगा, ईवी का चार्जिंग स्टेशन अलग तरीके का है। आम जन की चुनौती वही है कि नई गाड़ी की मजबूरी के टेंशन है। दूसरी बात पंप अभी 48 हैं और देश में कितने हैं देखिए 90K प्लस हैं, यानी कि 90,000 से ज्यादा हैं। मान लीजिए कुछ दिल्ली में जैसे हमने देखा पेट्रोल पंप हो गया, कुछ बड़े शहरों में और हो जाएगा। यानी कि किसी ने गाड़ी खरीद भी ली तो क्या बड़े शहरों में ही यात्रा करेगा एक जगह दूसरी जगह, फिर उसको नॉर्मल पेट्रोल डलवाना होगा, E20 डलवाना होगा। जब E20 उसको डलवाना होगा तो E20 वाले व्हीकल तो नॉर्मली आ ही रहे हैं, तो उसको फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल लेने की क्या जरूरत पड़ेगी। यही सारे चैलेंजेस थोड़ी सी परेशान कर रहे हैं। फिर भ्रम और जागरूकता का अभाव भी है इस पे। यानी कि ऐसा है क्या E20 वाले व्हीकल आने बंद हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, वो भी आएंगे। फिर उसके बाद इंश्योरेंस और वारंटी की दरअसल चिंता है। E20 जब कंपलसरी हो रहा था तो ये बात सामने आई, जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं और जो वारंटी है उसका लाभ उन्हें नहीं मिल पाएगा। फिर उसके लिए सरकार की तरफ से इंश्योरिटी दी गई, लेकिन भविष्य में इसकी चिंताएं अभी बढ़ेंगी क्योंकि कहा जा रहा हो सकता है 2030 तक अब आप E20 से भी आगे बढ़ा दो। तो एक चिंता अलग से बनी हुई है, क्योंकि गाड़ी में प्रॉब्लम आती है, ये चिंता बार बार जाहिर की जाती है, कई वीडियो आते हैं। सच्चाई हो सकता है कुछ डेटा आएगा, कुछ सालों के आंकड़े आएंगे, सैंपल आएंगे, तब और बेहतर तरीके से पता चलेगा। प्लस इसमें देखिए टैक्स सिस्टम, वैट, इन सबको कंट्रोल करने के लिए राज्यों का भी सहयोग चाहिए। और एक बात यह भी है कि प्योर फूड वर्सेस फ्यूल की हम बात कर रहे थे कि गन्ना, मक्का, चावल, गेहूं, ये सब हमारे खाने पीने की चीजें हैं। ये अगर हम इतनी ज्यादा मात्रा में गाड़ियां हम लेके आएंगे तो हम उसमें फिर इथेनॉल ब्लेंड करेंगे, उपयोग करेंगे, तो फिर हम खाने पीने के लिए कीमतें हम बढ़ा लेंगे अपनी। लेकिन उदाहरण ये भी कि ब्राजील में डी जो फॉरेस्ट हो रहा है वो क्यों हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि वहां पे यही सब चीजें हो रही हैं। इथेनॉल को बढ़ाने के लिए जमीन चाहिए। अब वहां साल भर लेकिन गन्ना होता है, वहां एक ही चीज गन्ने से सारा काम हो रहा है, साल भर पर्याप्त मात्रा में गन्ना होगा। भारत मानसून पर बेस्ड है, भारत में गन्ना ही नहीं बहुत सारी फसलें हो रही हैं। और तो भारत ने क्या किया, अपनी निर्भरता को अलग अलग उसमें डिवाइड कर दिया कि हम चावल से भी, गेहूं से भी, इन सब चीजों सबसे प्राप्त करेंगे। लेकिन वही है, मैंने बोला कि चीजें ये ऐसी नहीं कि केवल हम खाने वाली चीजों से, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो सड़ता हुआ जो अनाज है उन्हीं अनाजों का इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरी तरफ ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हीं का, लेकिन ज्यादातर उसका भी किया जाएगा। और दूसरी तरफ ये कि जो सरप्लस है, यानी कि जो अधिकांश है हमारे उपयोग के बाद का बचा हुआ है, हम उसका उपयोग कर रहे हैं इथेनॉल ब्लेंड के लिए। और तीसरी बात ये कि सेकंड जनरेशन इथेनॉल का उपयोग करेंगे तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा। सेकंड जनरेशन इथेनॉल मतलब वही जो मैंने कहा था, जैसे पराली हो गया, तो पराली हमारे खाने पीने काम नहीं आएगी, फिर उसके हम थर्ड में जाएंगे तो और दिक्कत नहीं होगी। और किसानों को लाभ इसका भविष्य में मिलेगा, ये बात कही जा रही है। लेकिन सिर्फ किसानों को या उन कंपनियों को भी लाभ मिलेगा जो हैं इस काम में, इथेनॉल के काम में, उनको शायद ज्यादा लाभ मिलेगा। फिर उसके बाद ब्राजील मॉडल एक बड़ा उदाहरण है, इसलिए आप अपने एग्जाम के हिसाब से याद रखिएगा कि हाँ एक रेफरेंस पॉइंट है किसी के पास, लेकिन वहां की उष्णकटिबंधीय स्थिति, पैदावार, एक ही फसल पर निर्भरता, ये भी सुनिश्चित करती है गन्ने पे, जैसे मैंने बोला। और उसके बाद अंत में आगे की राह में देखें तो हमने क्या कहा कि 85 आ तो गया है, लेकिन अभी ये बहुत दूर का है सफर। और इसके लिए हमें पता चल रहा है हमें पर्याप्त इंफ्रा चाहिए, पेट्रोल पंप चाहिए, फ्यूल फ्लेक्स व्हीकल चाहिए। उसके अलावा जो उपभोक्ता है उनको भी जागरूकता देनी पड़ेगी, उनकी जो चिंताएं हैं वो भी दूर करनी पड़ेगी सरकार को। इसके अलावा सेकंड जनरेशन के इथेनॉल की क्षमता को बढ़ाना होगा। और फ्यूल फ्लेक्स व्हीकल 85% जो इथेनॉल वाले हैं उनको कहा दिया गया है ये फ्यूल फ्लेक्स व्हीकल ZEV। अब ये ZEV इससे ये भी कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, जीरो इमिशन व्हीकल, ZEV। तो जीरो इमिशन व्हीकल का मतलब ये है, जैसे कि उदाहरण के लिए हम जो उत्पादन हो रहा है, जैसे मान लीजिए हम कोई पौधा उगाए, वो पौधा क्या था,
ऑक्सीजन ही तो इस दुनिया को दे रहा था और कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब कर रहा था। उसी से हमने ईंधन बना लिया है। अब वो ईंधन हमने बनाया है तो उसमें भी कार्बन उत्सर्जन कम हो रहा है। पेट्रोल की तुलना में कार्बन उत्सर्जन इथेनॉल में कम क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन के अणु उसमें पहले से मौजूद हैं, तो उनका दहन और बेहतर तरीके से होता है पेट्रोल की तुलना में, तो इसीलिए वो कार्बन उत्सर्जन बहुत कम मात्रा में करते हैं। तो इसका जीरो इमिशन व्हीकल इसलिए नहीं कह दिएगा कि इमिशन जीरो कर रहा है कार्बन का। इसके कहने का मतलब ये है कि देखिए, उसने अवशोषण भी किया है। जब वो एक पौधा था, कोई भी जैसे गन्ने का या कोई भी पौधा था जैसे हमने बनाया, तो पहले उसने CO2 का अवशोषण किया, बाद में उसने उत्सर्जन भी कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये हुआ ना कि एक तरफ प्लस हुआ, एक तरफ माइनस हो गया, तो मामला जीरो हो गया। और हम जो नेट जीरो इमिशन का लक्ष्य आते हैं वो भी तो यही है कि हम उत्सर्जन अगर कर भी रहे तो हम उतना अवशोषण भी कर लें। तो ये जो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल है ये भी तो जीरो इमिशन व्हीकल की तरह ही काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे आखिरी बात कि 2030-35 तक के लिए एक आगे की रणनीति बनानी होगी। सेकंड के बाद हमने कहा जैसे कि शैवाल के लिए रिसर्च हम कर रहे हैं, जो वनस्पति है जली, उससे हम कैसे बना सकते हैं। और प्लस उसके अलावा 50 से 60% व्हीकल फ्लीट जो फ्यूल फ्लेक्स हैं उसके लिए हमें काम करना होगा। और कार्बन क्रेडिट मार्केट की तरफ भी अब भारत को आगे बढ़ना होगा, क्योंकि भारत कार्बन जब बचाने में कुछ आगे बढ़ रहा है तो उस मार्केट का भी इस्तेमाल करे। और इसके अलावा हमें आगे जो भी और चुनौतियां आती हैं उसके समाधान की ओर सरकार को देखना पड़ेगा। और अंत में आपसे एक छोटा सा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन E85 ईंधन संदर्भ में सही है? यह सभी पेट्रोल वाहनों में उपयोग किया जा सकता है, इसका रिसर्च ऑक्टेन नंबर RON सामान्य पेट्रोल से कम होता है, यह केवल फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल के लिए डिजाइन किया जाता है और इसे E20 वाहनों में भी डाला जा सकता है। तो इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। वीडियो सेशन थोड़ा लंबा हो गया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन इसी प्रकार के अन्य अपडेट आपको मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं सेशन में, धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।